previous video we complete the exercise 1.1 up to question number 12. And now in this video we solve the problem from 13. We start problem. So that the relation are defined in the set A of all polygon as are P1 P2, यानी कि दो पॉलीगन रिलेटेड तभी होंगे जो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, दोनों में नंबर ऑफ साइड्स सेम होता इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दिखाना है कि R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन A रिलेटेड टू ए राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5, यानी कि राइट एंगल T है और उसके साइड है 3, 4 एंड 5। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। ये पहले तो हम प्रूफ क्या करेंगे, ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ता है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हम यहाँ पर वही बात को शो करेंगे। यहाँ ए दिया हुआ है, गिवन सिंस A there are the set of all polygon, the set of all polygon। इसके बाद ये रिलेशन R जो है, ये रिलेशन R in A defined as ये P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides, same number of sides। इस प्रकार रिलेशन डिफाइन। अब हम दिखाते हैं कि पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं कि रिफ्लेक्सिव कैसे। तो कोई भी पॉलीगन उठाओ, कोई भी पॉलीगन बिलोंग्स टू ए, कोई पॉलीगन है जो ए का सदस्य अगर है तो निश्चित तौर से P and itself have same number of sides। number of sides, साइड्स की संख्या से होगा ही होगा। P and itself, तो P and P belongs to R। इस तरह से R क्या हो गया, R is रिफ्लेक्सिव। कोई भी पॉलीगन हो कम से कम अपने आप में तो वो बराबर साइड्स होंगे ही होंगे। तो पहले हमने दिखा दिया कि P क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद हम ये दिखाएंगे सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक दूसरा जो होगा, नाउ देखो फॉर ऑल कोई भी पॉलीगन उठाओ P1 P2 कहता बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू R। तो निश्चित तौर से ये होगा कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ये तो होगा ही होगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स।
साइड्स की संख्या क्या होगी, सेम होगी। तब तो अगर हम केवल इंटरचेंज करा दें तो साइड्स थोड़ी घट जाएगा, घट जाएगा। P1 and P2 and P1 have same number of sides. Have same number of sides. तब तो ये भी उसमें लाइज करेगा, P2 P1 भी बिलोंग करेगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड्स हुआ, इसीलिए ये R इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी होगा। इसके बाद हमको दिखाना है ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। ये पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाएं, उसके बाद सिमेट्रिक, इसके बाद हम दिखाएंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए ये देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे कि एंड फॉर ऑल P1 P2 बिलोंग्स टू R, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, P1 and P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, निश्चित तौर से होगा, तभी वह बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं बिलोंग करेगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसके बाद अगर हम फिर दूसरा पेयर देखें P2 P3, अगर यह बिलोंग कर रहा है तो P2 and P3 have same number of sides, same number of sides। तब तो ये तब तो सेम नंबर ऑफ साइड्स हो गया। तब तो कहेंगे P1 और P3 में तब क्या संबंध होगा, P1 P2 में सेम है, P2 P3 में सेम है, तब तो P1 और P3 में भी सेम होगा। कारण क्या है कि मान लीजिए P1 में 3 है, इसमें भी 3 साइड्स है, तब तो P2 में 3 साइड्स है, तो P3 में भी 3 साइड होगा, तभी ये बिलोंग करेगा। इसीलिए क्या होगा कि P1 and P3 have same number of sides, इसमें भी साइड्स की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। तब तो ये ट्रांजिटिव हुआ, तब तो P1 P3 क्या होगा, बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू R। इसीलिए ये जो R है, R इज ट्रांजिटिव, रिलेशन R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव हुआ, तब तो जब ट्रांजिटिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव दिखा चुके, सिमेट्रिक दिखा चुके, यहां पर ट्रांजिटिव हो गया। इस प्रकार एक ऐसा रिलेशन हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस प्रकार रिलेशन R, इस प्रकार कि रिलेशन R in A is reflexive, जो दिखा चुके हैं, सिमेट्रिक भी दिखा चुके हैं, एंड ट्रांजिटिव भी दिखा चुके हैं। एंड ट्रांजिटिव इसीलिए हेंस a relation
R in A is an equivalence relation. R कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद हम फर्दर ए राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, फर्दर ए गिवन राइट ट्रायंगल with sides 3, 4 and 5, but we know that a right triangle, एक राइट ट्रायंगल में but we know that a right triangle has 3 sides. तो 3 साइड्स होते हैं राइट ट्रायंगल। कहता है यहां पे व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल, but the set of all polygon related to a given right triangle given right triangle if all polygon have same side as the side of rectangle, as the number of sides of given rectangle. तो गिवन राइट ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 3 ना होते हैं। तब तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन विच हैव 3 sides are related to given right triangle। इस प्रकार the set of all polygon having 3 sides are related to given right triangle। यानी कि दैट इज द सेट ऑफ ऑल triangles are related to
given right triangle. देखो राइट एंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो वह सारे पॉलीगन उस राइट एंगल से रिलेटेड होंगे जिनके साइड्स 3 हो। तो जिनके जिनके 3 साइड होते हैं उसको ट्रायंगल कहा जाता है। यही वजह है कि दिस द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन हैविंग 3 साइड, तो वह सारे पॉलीगन, उन सारे पॉलीगनों का सेट जिसके 3 साइड हैं वह रिलेटेड होंगे गिवन राइट एंगल, दिए हुए राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल में भी 3 साइड होता है। इसका मतलब 3 साइड किसके होते हैं? तो ट्रायंगल के होते हैं। तो इसलिए दैट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल आर रिलेटेड टू गिवन राइट एंगल। इस प्रकार वो जितने भी ट्रायंगल हैं वो सारे इस राइट एंगल से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इस रिलेशन में नंबर ऑफ साइड से मतलब वो राइट एंगल हो या कोई भी, उस ट्रायंगल में कितने साइड हैं, उस पॉलीगन में कितने साइड हैं, उससे उसको रिलेशन स्थापित करना है। तो चूंकि राइट एंगल में 3 साइड होते हैं इसीलिए वह सारे पॉलीगन रिलेटेड हो जाएंगे जिनके साइड 3 है। इस प्रकार ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल रिलेटेड टू गिवन राइट ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 14 लेट L be the set of all lines in XY plane and R with the relation in L defined as R is equal to L1 L2, L1 is parallel to L2। दो लाइन ऐसे रिलेटेड हैं जो दोनों पैरेलल हों, सो दैट R is an equivalence relation, ये दिखाना है कि R एक equivalence relation है, and find the set of all lines related to the line y is equal to x plus 4। तो उन सारे लाइन का रिलेशन ज्ञात करना है जो y is equal to x plus 4 से रिलेटेड हो। यहां पर हम पहले ये रिलेशन को इक्विवेलेंस कराएंगे। given L the set of all lines in x y plane, ठीक। इसके बाद a relation R in L is defined as R is equal to L1 L2, L1 is parallel to L2। हो गया। L1 किसके पैरेलल है? L2 के पैरेलल है। अब जो है, अब हमको दिखाना है नाउ कि L कोई भी लाइन, कोई भी L1 is belongs to L, तो तुम देखोगे क्या कि L1 is parallel to itself, अपने आप से तो पैरेलल होगा, पैरेलल टू itself। तो इसका मतलब L1 belongs to R, यानी कि R is reflexive। R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद हम क्या दिखाने जाएंगे? सिमेट्रिक, कि कोई भी लाइन अपने आप से पैरेलल क्या कौन साइड होता है, तो पैरेलल तो स्वाभाविक क्या होगा, इसीलिए वह रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद हम दिखाते हैं कि ये सिमेट्रिक, अगेन कोई भी उसमें L1 L2 ले लो, बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ? L1 इज पैरेलल टू L1 L2, तो इसका मतलब तो ये भी होगा ना, L2 इज पैरेलल टू L1 होगा निश्चित। जब L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा, तब इसका मतलब क्या होगा कि तो L2 L1 भी क्या होगा? बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू R। तो R क्या होगा? R इज, इसीलिए R इज सिमेट्रिक।
एंड अब ट्रांजिटिव की बात करें, कोई भी होल लाइन, कोई भी दो लाइन बिलोंग करेगा आर में, रिलेशन में, तो क्या होगा L1 एंड L1 इज पैरेलल टू L2 और उससे कोई भी रिलेटेड हो L2 L3, कोई भी लाइन बिलोंग्स टू R और कहें कि L2 इज पैरेलल टू, अगर यह पैरेलल हो रहा है पैरेलल टू L1 L3, तो निश्चित तौर से L1 इज पैरेलल टू L3 अवश्य हो। अगर L1 इज पैरेलल टू, जैसा गौर करो, अगर ऐसा भी है L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, तो स्वाभाविक तौर से होगा L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3, तो इसका मतलब क्या होगा L1 इज पैरेलल टू L3। तो हम कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L3, इसीलिए L1 L3 भी क्या होगा बिलोंग्स टू R। इसका मतलब इसलिए R इज ट्रांजिटिव, R क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया, और जब ट्रांजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे, क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दिखा दिया। और जब तीनों हो गया तो वह कैसा रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देयरफॉर रिलेशन R in L is reflexive, symmetric and transitive। ये जो इसीलिए हम कह सकते हैं रिलेशन R in L is an equivalence relation। तो इस प्रकार हमने दिखा दिया कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद हम दिखाने जाएंगे फर्दर, जो सेकंड हिस्से में क्वेश्चन को है फर्दर, इसमें बताना है कि सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू y इक्वल टू x प्लस 4, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स related to given line y is equal to 2x plus 4 if all lines are parallel होंगे तब, parallel to given line, पैरेलल टू गिवन लाइन, ये जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी कि जो लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के समानांतर वो सारे लाइन रिलेटेड हो जाएंगे। तो यहां पर इस बात पर ध्यान देना है कि एक प्लेन में टू लाइंस पैरेलल कब होते हैं, जब दोनों के हम लोग 11 में देखे होंगे कि दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं, दैट इज वी नो दैट कि पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, स्लोप समान होते हैं। तो यह हम 11 में देखेंगे कि पैरेलल लाइंस के स्लोप समान होते हैं। Therefore, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, दिए हुए लाइन का स्लोप क्या होगा इक्वल टू 2, यानी कि फ्रॉम y इक्वल टू mx प्लस c से m जो होता है
ईयर एम क्या है, स्लोप, और सी वाई इंटरसेप्ट होते हैं। तो यहाँ पे एम क्या हो गया, स्लोप, इसीलिए दिए हुए लाइंस का स्लोप क्या है, जो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया हुआ है उसका स्लोप 2 हो जाएगा। देयरफॉर we consider a general equation of line whose slope is equal to is क्या होगा, y is equal to 2x plus c, और where c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये इट रिप्रेजेंट हियर hence y is equal to 2x plus 4 represents the set of all lines for different value of c. Different real value of c related to given line. Y is equal to mx plus y is equal to 2x plus 4. तो इस प्रकार यह लाइन उस सारे सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 2x plus c represents the set of all lines for different value of different real value of c related to given lines. तो ये क्वेश्चन हुए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर। आज जो दिया हुआ है आर में जो एलिमेंट्स है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 ऐसा है। तो इसमें से चारों में से करेक्ट ऑप्शन हमको चुनना है। तो आप जरा सा गौर कीजिए, इस रिलेशन में जो आर जो दिया हुआ है उसमें और 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है एंड 3 3 है, 3 2 है। और इन द सेट और सेट में क्या क्या है 1 2 3 4। यहां देखो 1 1 है, 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 यानी कि आर रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहां पर देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो 2 1 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा आर, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ये तो तय है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं होगा। अब देखो 1 2 है तो के साथ किसी का भी, तो ये 3 3 हटा दो 3 2 आ जाएगा, 3 3 हटा 1 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 3 है कहीं, यहाँ पर गौर करो कि 3 3 हटेगा तो 1 2, तो 1 2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो कि रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, तो तुम देख सकते हो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिव टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं, कारण क्या कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है इसमें आ रहा है और इसमें तो सिमेट्रिक हो रहा है, और
और इसमें भी देखो सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, जबकि रिफ्लेक्सिव है ही, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो हम लोग बी चूज करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी, जिसमें ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से सही उत्तर हमको चूज करना है। तो यहाँ पर सॉल्व करो, देखो ए बी है, हियर ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 6। तो यहां से देखते जाओ, बी 6 से बड़ा होगा, तो जो सेकेंड पार्ट है वही बी है, जिसमें भी होगा ए बी बिलोंग्स टू आर। तो बी वाला हिस्सा क्या होगा, सेकेंड वाला होगा, जिसे 2 4 हुआ, इसे 2 4, तो बी का 6 से बड़ा होगा। तो देखो 6 से बड़ा किसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो 6 से बड़ा देखो 8। तो अगर इफ बी इक्वल टू, अब बी 6 से बड़ा ही है, तो हम लेते हैं बी इक्वल टू 8। तो जैसा ए बराबर तब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 8 माइनस 2, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा 6। तब तुम देखो कि कौन सा उत्तर होगा। तो ए कितना आया 6 और बी कितना है 8, ये 6 8 बिलोंग्स टू 8 करेगा। ये ऑप्शन सी हम ले लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग कुछ बातें रिलेशन पर और भी चर्चा करेंगे, जिनके प्रश्न को कोई एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि शायद, हो सकता है क्या पूछता ही है प्रश्न, आपको जेईई मेंस में क्वेश्चन उसका पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वो बात भी जान लीजिए। कुछ बातें हैं जो रिलेशन में जानिए, और ये इसका इस्तेमाल आपको हो सकता है क्या होगा ही होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, प्रश्न इस पर पूछे गए, इसलिए हम उस पर भी चर्चा करते हैं। पहले आपको ये जान लें, पार्टीशन, ऑफ ए सेट। एक सेट का पार्टीशन क्या है, तो कहता है कि मान लिया जाए लेट एस बी ए सेट, कोई सेट है एस को, चाहे ए भी मान सकते हो, ए बी एनी सेट, और ये भी माना जाए लेट सबसेट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN ऑफ A, ये सबसेट है A के, और सेट टू बी पार्टीशन ऑफ ए। इसके इफ, यदि इसको हम पार्टीशंस कहें, सबसेट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN को ए का पार्टीशंस कहेंगे, यदि ये कुछ नियम को पालन करे। तो पहला क्या है कि कोई भी दो सेट को उठाओ, AI इंटरसेक्शन AJ, ये नल के लिए, यानी कि कोई भी दो सेट में, सबसेट में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, यानी कि डिसजॉइंट होना चाहिए। दैट इज यहाँ पर I इज नॉट इक्वल टू J। जब I और J बराबर हो जाए तब के लिए, बराबर के लिए नहीं है, A1 इंटरसेक्शन A1 के लिए नहीं है। दूसरा, ये सिचुएशन देता है कि अगर हम यूनियन करें, इसको यूनियन
I is equal to 1 to n और AI is equal to A के बराबर है। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इसी को हम ऐसे लिखते हैं, ये समझो कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट डॉट और ये यूनियन AN और यह A के बराबर है। ऐसे तब हम कहेंगे कि ये जो A1 A2 सबसेट है A के, तब वो पार्टीशंस होंगे। तो इसका दो सिचुएशन है, दो कंडीशन है। अगर वो दो कंडीशन को फॉलो करता है सबसेट ए, पहला किसी भी AI इंटरसेक्शन AJ नल हो जाए, यानी कि कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं रह जाए, और दूसरा अगर हम यूनियन करें तो वो A के बराबर दे दे, यानी कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट डॉट यूनियन AN इज इक्वल टू A। आगे देखेंगे इसी को जो हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। अब ये चीज जान गए, इसके बाद हम एक चीज उठाते हैं, अब इसको मिटाते हैं और एक चर्चा करते हैं जो congruent to modulo ये जानना चाहिए। और ये congruent to modulo m ये केवल इंटीजर में वर्क होता है। मान लेते हैं इफ क्या है, इफ A and B are any two integers, then तब A congruent B मोडुलो M का मतलब क्या हुआ, इज डिफाइंड एज, इस प्रकार इसको डिफाइन किया जाता है और इसका साइन भी होता है, डिफाइंड एज A माइनस B इज डिविजिबल बाय यानी कि दैट इज, और ये जो A कॉन्ग्रुएंट दैट इज A कॉन्ग्रुएंट B मोडुलो M इज डिनोटेड बाय, इसको एक डिनोटेड बाय इस प्रकार साइन से डिनोट किया जाता है, A ऐसा इक्विवेलेंस का साइन, B और यहां पर F, इसको पढ़ते A कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो M। क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय M। तो आप समझ गए होंगे कि इफ कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो M क्या होता है। तो इफ A एंड B आर एनी टू इंटीजर्स, अगर A और B कोई दो इंटीजर्स है, हिंदी में कहें तो पूर्णांक संख्या है, देन A कॉन्ग्रुएंट B मोडुलो M, ये जो लिखा हुआ लाइन है A कॉन्ग्रुएंट B मोडुलो M इज डिफाइंड, इसको परिभाषित किया गया इस प्रकार कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय M, या इसको मीनिंग भी कर सकते हैं, A कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो M इज मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है ये आप जान लीजिएगा कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय M, मैंने A में से B को घटाएं तो वह M से डिविजिबल हो जाए, और दैट इज A कॉन्ग्रुएंट B मोडुलो M इज डिनोटेड बाय, इस साइन से डिनोट किया जाता है। आप इसको पहचान लीजिए, कहीं अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब यही होता है कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय M।
हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इक्विवेलेंस क्लास पर। क्या होता है, किसको कहते हैं, हम एक भी डिफाइलेट Z be the set of integer। Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, और A रिलेशन R in Z is defined as अभी हम लोग हल्का ही प्रश्न लेंगे। a माइनस बी, दैट इज a माइनस बी इज डिविजिबल बाय क्या है, 2। यानी कि a कॉन्ग्रुएंट टू b, और इसी को इन अदर वर्ड लिखा जा सकता है, इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है। ऐसा लिख देगा तो आपको समझ लेना हो a b 2, तो इसको आप समझ लीजिए कि वह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। इस रिलेशन को देखिए, जो डिफाइन किया हुआ रिलेशन है, हम चर्चा करते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Z, कोई भी हो तो a माइनस ए इक्वल टू 0, और 0 सारे अंक से डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय 2। इसीलिए a बिलोंग्स टू R, तो R क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अगेन अगर हम ये विचार करें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R अगर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, वह 2 से डिविजिबल होगा। तब तो अगर माइनस को कॉमन ले ले तो बात वही ना हुआ, डिविजन बाय 2, और इंटीजर है, फर्क क्या पड़ेगा, ओनली साइन, चेंज ओनली साइन बदलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू R, तो R क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। अब यहां पर एक बात गौर करो, एंड फॉर ऑल ए बी, यहां पर नहीं हो पाएगा, इसको देख लिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देख लिए, ये a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर हम इस पर गौर करें तो देख सकते हो कि एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R, तो ये a माइनस बी इज डिविजिबल बाय, तो तब तो इसका मतलब a माइनस बी 2, p मान लीजिए, p को इंटीजर है, z, ये z है। फिर देखो BC, फॉर ऑल BC बिलोंग्स टू R, तो अगर हम B माइनस ए भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2।
तब तो अगर हम एक माने 2q, तो यहाँ भी q भी क्या होगा, z का सदस्य होगा। अगर हम दोनों को ऐड कर दें a माइनस बी, बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा 2p प्लस 2q। b और b तो कट जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, a माइनस सी दो को कॉमन ले लो, तो p प्लस q भी क्या होगा, इंटीजर, कोई ना कोई इंटीजर होगा ना। अगर हम 2r मान लेते हैं तो p प्लस r इक्वल टू क्या होगा, p प्लस q, और यह भी क्या होगा, z का सदस्य होगा। तब तो इसका मतलब यह भी डिविजिबल होगा 2 से। तब तो हम ये कह सकते हैं कि AC भी बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू R, यानी कि R इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन जो हुआ इस प्रकार, रिलेशन R in Z is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम देखते क्या है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, तो जरा गौर किया जाए। ये तो हमने देखा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इस पर हम चर्चा करते हैं क्लास। यहां से हम देखेंगे कि ये इसका मतलब ये क्या होता है। अगर मान लें लेट A1 B, A1 is the set of that element of J which is related to 0. A1 is a set of that elements of J which is related to 0. 0 से जो रिलेटेड है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या क्या कह सकते हैं कि A1 दैट इज A1 जो है इस प्रकार का है x सच दैट कि x कंग्रुएंट टू मोडुलो 0, यानी कि x माइनस 0 इज डिविजिबल बाय 2। ये मतलब है क्योंकि रिलेशन में दे रहा है कि x में से 0 को घटाएं तो वो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो देखोगे कौन कौन सा एलिमेंट उसमें से 0 से घटाएं और वह क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो आप देखिएगा कि A1 में जो सदस्य आएंगे, x जो आएगा वह इस प्रकार है, ये खुद 0 आ जाएगा और ये 2 4 6 8 इस प्रकार -2 -1 और इस प्रकार नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो ये A1 हुआ। इसके बाद लेट A2 यह जो है A2 इज द सेट ऑफ दैट एलिमेंट of J which is related to related to 1, एक से रिलेटेड है। तो यानी कि दैट इज, इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा कहें कि यह x वैसा एलिमेंट x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। तब तो इसमें A2 में जो एलिमेंट आएंगे गौर कीजिए, वह क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएगा
कि किससे 1 घटाए तो सारे ऑड नंबर आ जाएंगे ना। एक तो खुद 1, 3, 5, 7 ये सब नंबर आएंगे, और दूसरा देखो -1, -3, -5 इस तरह के नंबर आएंगे जो डिविजिबल हो जाएंगे। 1 को घटाओ तो वह डिविजिबल हो जाएगा। दोनों में गौर करो, मिला के देखो A1 और A2 को। इसके बाद दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा। A3 तुम नहीं चूज कर सकते हो। A3 चूज करेंगे तो कोई ना कोई इसमें से रिपीटेशन में से आ जाएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तब देखो हियर गौर किया जाए, कहे कि A1 इंटरसेक्शन A2 दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है, गौर करो। ये ऑड है और यह इवन, तो 5 हो जाएगा। और A1 यूनियन A2 कर लो, मिला दे तो देखा जाए 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद बढ़ता चला जाएगा। उसी पर -1 -2 -3 -4 -5 इधर गया जाएगा, यानी कि पूरी तरह जेड देगा। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि A1 and A2 are partitions of Z। ये Z का पार्टीशंस हो गया, और इसी को A1 A2 को ही इस रिलेशन के लिए जिसमें डिविजिबल बाय 2 और देयरफॉर इस प्रकार देयरफॉर ये जो A1 and A2 are known as equivalence classes। इसी को इक्विवेलेंस क्लास कहा जाता है। क्योंकि यह A1 जो था वह 0 से रिलेटेड था, तो ये क्या हो गया, ये इस तरह से डिनोट करते A1 को, क्योंकि यह 0 से रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। और ये A2 जो मिला इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसको कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। और भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने डिविजिबल बाय 2 लिया था, डिविजिबल बाय 3 लेते तो 3 आता, A1 A2 A3। उसी प्रकार इक्विवेलेंस क्लास अगर हम 4 लेते तो उसमें A1 A2 A3 A4, यानी कि 4 आएगा, 0 का आएगा, 1 का आएगा, 2 का आएगा, 3 का आएगा। अगर 4 रहते तो डिविजिबल बाय 4 रहता। इस तरह से ये इक्विवेलेंस क्लास निकलता है, जो आपको जानना चाहिए। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में तो अवश्य ही पूछा जाता है। इसी के आधार पर अगर रिलेशन से प्रश्न पूछा तो इस तरह से जान गए। अब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास को आपको डिफाइन कर देते हैं, और डिफाइन आप याद रखिएगा तो शायद नहीं भूलिएगा। ये तो हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का हमने भरसक प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। तब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, लेट मान लिया आर बी एंड लेट आर बी एंड एक बैलेंस रिलेशन इन जेड। रिलेशन हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जेड में ही होना चाहिए। देन
तब इसका मतलब कोई भी एलिमेंट्स डाल दिया जाए, यानी कि इसका मतलब देन तक ऐसा घेरा जाए, ये साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। और ए जो देखते हैं ना कि ए बिलोंग्स टू जेड, वो इंटीजर होता है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का मतलब मीन्स ये होता है, ये x बिलोंग्स टू जेड, x माइनस ए, x इज रिलेटेड टू ए। रिलेटेड टू ए, ये उस सेट का होता है जो x a से रिलेटेड हो। और पहली बात ये इक्विवेलेंस क्लास है, तो यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उसी के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। तब हम इसको, इस साइन का मतलब यह होता है कि x यानी कि सेट ऑफ दैट एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स का सेट होता है जो x इज रिलेटेड टू, जो a से रिलेटेड हो, जहाँ पर डिवीजन हो। अब देखिए, अगर हम विचार करें कि नोट में इसको याद भी रखिएगा, इफ आर बी ए रिलेशन, बी ए रिलेशन इन जेड डिफाइंड एज, इस प्रकार वो परिभाषित है कि R इक्वल टू ए बी और ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो। तो ये जो होगा डिफाइन, जो रिलेशन है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसका जो इक्विवेलेंस क्लास जो तैयार होगा, इसका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जे आर, देखो इसका एक तो 0 का बनेगा, 1 का बनेगा, 2 का बनेगा। इसलिए जाते जाते जो है याद रखोगे कि ये m-1 तक बनता है, इतना दूर तक का बनेगा, 0 का बनेगा, 1 का बनेगा, 2 बनेगा और m-1 तक का बनेगा इक्विवेलेंस क्लास। तो इस प्रकार याद रखिएगा, वो आप बना सकते हैं, और कोई भी एलिमेंट्स का कोई भी देगा तो आप इस प्रकार हम लोग जो है कि देखे क्या कि एक्सरसाइज 1.1 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट होने के बाद इक्विवेलेंस क्लास तक हम लोग जान भी लिए। इसके बाद हम जो भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वह फंक्शन पर होगा, और फंक्शन हम बृहद रूप में आपको बताएंगे। एक तो होता है 12 का वीडियो बताना, 12 के लिए बताना, और एक होता है 11 और 12 को समग्र रूप से बताना। तो अभी तो हम तत्काल 12 पर चर्चा करेंगे, और जब हम 11 की चर्चा करेंगे फंक्शन पर, उस फंक्शन को और जो अभी आपको हम फंक्शन बताएंगे उसमें दोनों में जहाँ पर 11 का फंक्शन खत्म होता है वहीं से 12 का फंक्शन शुरू होता है। तो इस प्रकार हम आपको फंक्शन जो बताएंगे 12 का फंक्शन होगा, और जो फंक्शन हम स्पेशली जे एडवांस के लिए आपको फंक्शन चालू करेंगे उसमें 11, 12 दोनों को मिक्स करेंगे, और उसका हाई स्तर का, हाई स्टैंडर्ड का प्रश्न जो है आपसे आपको उसमें मिलेगा। कोशिश करें कि हम आपको 20 ईयर्स का IIT का सारा प्रश्न का सॉल्व हम आपको कराएं। इसके साथ ही इस वीडियो का हम एंड करते हैं। धन्यवाद।